कक्षा 10वीं का नया यूनिट लेके आई हूँ। यह यूनिट केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पर टोटल 8 मार्क्स हैं और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। एक है चैप्टर नंबर 9 धातु एवं धातु कर्म, और एक और चैप्टर 11 अधातुओं का रसायन। ये एक्चुअली सीजी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से रिलेटेड है, कक्षा 10वीं का। अब देखिए इसमें प्रश्नों का वितरण कैसे किया गया है, प्रश्न और मार्क्स जो है वो कैसे हैं। 1 अंक वाले 2 प्रश्न हैं, अर्थात 2 अंक। 6 अंक का एक प्रश्न आएगा और इस एक प्रश्न के साथ अथवा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ये वो आपका 6 अंक और दोनों को मिलाकर टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, ये था हमारा ब्लूप्रिंट के हिसाब से यूनिट नंबर 2 में अंक वितरण और प्रश्नों की संख्या। बट आज की परिस्थिति में बच्चों कोविड-19 के कारण, कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से क्या किया गया है, असाइनमेंट जो है वो बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस असाइनमेंट के अनुसार हमारा चैप्टर नंबर 9 और 11 जो है ये नवंबर माह की असाइनमेंट के अंतर्गत आता है। मतलब नवंबर में जो आपको असाइनमेंट मिलेगा ना, इन्हीं चैप्टर से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, धातु किसे कहते हैं, धातु कर्म क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास में हमने जो इसके बारे में पढ़ा था, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं ना, या पदार्थ जो होते हैं हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्जीव और दूसरे होते हैं सजीव पदार्थ। तो ये जो है हम इसको अभी नहीं देखेंगे, हम निर्जीव पदार्थ के बारे में बात करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि निर्जीव पदार्थ जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, ये हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं बच्चों। अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। और ये तत्व जो है ना ये भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था विलयन के बारे में पढ़ा था। ये विलयन जो होते हैं, मिश्रण के बारे में पढ़ा था हमने। मिश्रण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि हमको धातु के बारे में बात करनी है तो हम यहीं तक पढ़ रहे हैं ना, हमने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी थी। धातुओं में एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने पढ़ा सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। ठीक है, वैसे ही उपधातु और अधातु। ठीक है, हमको इसको फोकस करना है, इसलिए हम इसके संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं, धातु के क्या सामान्य गुण होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हमको धातु पढ़ना है और धातु कर्म पढ़ना है। धातु कर्म क्या होता है, देखिए धातु जो है जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, चांदी, जिसका कि हम वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, हम देखें तो इन सबके काफी सारे उपयोग हैं। तो क्या पृथ्वी पर ये हमको ऐसे ही शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, क्या ये शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन क्या हमको इस शुद्ध रूप में मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के यौगिक बनाते हैं और हमारी पृथ्वी के गर्भ में ये या भूपर्पटी पर ये हमको यौगिक के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा कचरा, मिट्टी आदि सारी चीजें रहती हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये हमको इस तरह से मिलते हैं। अब इनसे मान लीजिए मुझे, हम आयरन की बात करते हैं, लोहा बहुत कॉमन सी बात है, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या लोहा हमको शुद्ध रूप में मिलता है क्या, नहीं, इसे
खदानों से कच्चे माल के रूप में निकाल के लाया जाता है और उससे उससे क्या किया जाता है, शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब खदान से हम क्या लाते हैं, वो यौगिक लेके आते हैं जिनके साथ ये मिल करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जिन तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं, उसके साथ कचरा मिट्टी आदि सब मिला हुआ होता है। तो जब उसे उस खनिज को या ऐसे को हम लेके आते हैं, कारखाने में लाते हैं, उसके बाद उसके साथ धातु कर्म करते हैं। अब ये धातु कर्म क्या है, ये धातु कर्म के ये जो धातु कर्म का जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिससे क्या किया जाता है, जो खदान से हम खनिज या अयस्क लेके आए हैं उससे शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। और ये काफी जटिल और काफी लंबी प्रक्रिया होती है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, हमको धातु कर्म पढ़ना है और उसके पहले धातु के बारे में भी पढ़ना है, धातुओं के सामान्य गुणों के बारे में हमको चर्चा करनी है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु क्या होते हैं। हमको मालूम है कि ये तत्व है। ठीक है, तो धातु किसे कहेंगे, ऐसे तत्व जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे तत्व कहलाते हैं धातु। क्या कहा मैंने, ऐसे तत्व जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इन इलेक्ट्रॉनों को दे करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब ये धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है, कहां कहां पर मिलते हैं, हम देखते हैं। आवर्त सारणी में स्थान, अगर हम उपलब्ध धातुओं की बात करें, क्योंकि हमने इसके पहले चैप्टर में देखा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हमने देखा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वो 118 है और 118 तत्वों में से 78% जो है वो धातुएं हैं। 78% धातु है। ठीक है, और आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है, इनका स्थान है समूह 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर के 12 तक जो है वो उन सभी समूहों में क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, केवल अगर अपवाद के रूप में छोड़ दें तो हम वर्ग समूह 1 का हाइड्रोजन जो है ना, ये अधातु है। ठीक है, इसको छोड़कर के बाकी सारे के सारे जो तत्व हैं वो क्या है, धातु है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इनकी क्या पोजीशन है, समूह 1 से लेकर के 12 तक आवर्त सारणी में धातुएं पाई जाती हैं, जिनसे समूह 1 का हाइड्रोजन जो है वो अधातु है, यानी कि वो अपवाद है। तो चलिए बच्चों, ये तो हमको समझ में आ गया कि धातु किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के कुछ सामान्य से गुण। चलिए बच्चों, हम धातुओं के कुछ सामान्य या भौतिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्था की। धातुएं जो हैं प्रकृति में प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद के तौर पर यदि देखा जाए तो पारा और सीजियम, ये दोनों जो है ना, ये दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है, यदि इनको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब दूसरा इसका गुण पृष्ठीय चमक। यदि हम धातुओं की बात करते हैं तो धातु जो होते हैं ना, उनके ऊपर चमक पाई जाती है।
ठीक है, धातु जो है उनके ऊपर एक चमक पाई जाती है, यानी कि वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो संयोजकता के आधार पर देखें तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके, है ना, क्या करते हैं, वो ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ऑक्साइड की परत जो है वो धातुओं को चमक देती है, तो धातुओं में पृष्ठीय चमक होती है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो प्राय सारे के सारे धातु जो है वो लगभग लगभग ठोस होते हैं। ठीक है, तो इनका घनत्व जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर धातुओं के गलनांक और क्वथनांक की हम बात करें, ये सब बच्चों 9th में हमने पढ़ा है। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो ये जो धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं और थोड़ी कठोर होती हैं, तो इनके गलने का तापक्रम और उबलने का तापक्रम दोनों ही उच्च होता है। लेकिन अपवाद क्या है, सोडियम को छोड़ दिया जाए, पारे को छोड़ दिया जाए, पोटेशियम को छोड़ दिया जाए, तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो कम होता है। आघात वर्धनीयता, ये बहुत दिनों से आप लोग पिछली जो मिडिल क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, धातुओं को यदि हथौड़े से पीटा जाए ना तो वो फैलते हैं। ठीक है, और फैलने के कारण क्या किया जाता है, उनके इस गुण का उपयोग करके उन्हें पीट पीट करके चादर बना दिया जाता है। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अपवाद क्या, सेम यही चीज है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, बाकी सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है तन्यता, अर्थात धातुओं को खींच मतलब उनको गर्म करके उन्हें खींच खींच करके उनका तार बनाया जाता है। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है, उनसे तार बनाया जाता है, लेकिन अपवाद के तौर पर यही जो है वो तत्व अपवाद है, इनसे तार नहीं बनाया जाता। अगर चालकता की बात करें, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की चालकता की बात करें तो अधिकतर धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, अब सिल्वर की बात करते हैं। ठीक है, सिल्वर जो धातु है ना, चांदी, ये विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण इसे विद्युत के तारों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये महंगा होता है। तो इसके लिए इसकी जगह कॉपर और एल्युमिनियम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं, लेकिन यदि हम सिल्वर की बात करें तो एक सबसे अच्छा चालक जो है विद्युत का वो एजी है, लेकिन क्या ये सिल्वर या चांदी जो है वो महंगा होने के कारण इसके ऑप्शन के तौर पर तांबा और एल्युमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक थोड़ा सा हट के गुण है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो तत्वों के परमाणुओं के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसका कि वो लेना और देना करके, या तो वो देते हैं किसी को या किसी परमाणु से लेते हैं, और क्या करते हैं, अपने अष्टक को या अपने कक्ष को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अधिकतर धातुओं की संयोजकता 1, 2, 3 इस तरह से होती है। ठीक है, और जिन धातुओं की संयोजकता जितनी कम होती है उतने ज्यादा सक्रिय होते हैं। अभी हमने देखा कि धातुओं की संयोजकता 1, 2, 3 इस तरह से होती है, लेकिन जिन धातुओं की संयोजकता जितनी कम होती हो उतने ही ज्यादा सक्रिय होते हैं, यह भी हमने पढ़ा ना। अब हम देखते हैं अगला और थोड़ा सा डिफरेंट गुण जो है वो है विद्युत धनी होते हैं। ये प्रकृति के विद्युत धनी होते हैं। अधिकतर सभी धातुएं जो होती है ना विद्युत धनी प्रकृति की होती है। अब विद्युत धनी प्रकृति की कैसे होती है बच्चों, ये चीज जो है हमने अभी परिभाषा में देखा है कि धातुएं जो है ना उनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देख करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके ऊपर एक धन आवेश लग जाता है। ठीक है, और ये धन आयन में परिवर्तित हो गया। और उसी तरीके से यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम जो है वो
2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और इसके ऊपर 2 धन आयन लग जाता है। उसी तरीके से यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये किसी को देता है और इसके ऊपर 3 धन आयन लग जाते हैं। तो इस तरह से धातुएं जो है वो विद्युत धारी प्रकृति की होती हैं। धातुओं की सक्रियता के संदर्भ में बात की। कहने का मतलब मैंने अभी जस्ट पहले कुछ समय पहले बताया कि जिन धातुओं की संयोजकता जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब मान लीजिए किसी की सोडियम है, लिथियम है, इनकी संयोजकता 1 है तो ये ज्यादा सक्रिय धातु है। अब सारी धातुओं की जो भौतिक गुण हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे देखिए कि सभी में चमक होती है, सभी आघातवर्धनीय होते हैं, सभी तन्य होते हैं, सभी के कथनांक गलनांक जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सभी प्राय प्राय ठोस होते हैं और विद्युत और ऊष्मा के सब चालक होते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, अभी तक भौतिक गुणों में पढ़ रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में सभी धातु जो हैं वो सभी एक जैसे होते हैं क्या? कुछ गुण उनके एक जैसे हैं लेकिन उनके कुछ रासायनिक गुणों में अंतर होता है और ये रासायनिक गुण जो है वो उसकी संयोजकता के कारण होते हैं, ठीक है। और जिस धातु की सक्रिय संयोजकता जितनी कम होती हो उतना ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब देखिए, अब हमको समझ में आया कि धातु जो इतने सारे जो 78% धातु है ना, सबके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। और सभी के भौतिक गुण जो हैं वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन यदि गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो किसी का बहुत ज्यादा होता है तो किसी का थोड़ा कम होता है। ये हमने देखा। तो हम अपने दैनिक जीवन में यदि देखें तो हम बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए करते हैं। तो क्या हम सभी कार्यों के लिए या सभी आवश्यकताओं के लिए एक ही प्रकार की धातु का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम इवन जब तार भी देखते हैं ना तो हर जगह अलग अलग धातु के तार लगे हुए होते हैं। वायरिंग में अगर हम देखें तो वायरिंग के लिए अलग होता है। यदि हीटर और एसी लगा है तो वहां का मेन तार जो है वो अलग धातु का बना होता है। इसके अलावा बर्तन जो है वो अलग धातु के होते हैं। अगर हम पूजा का बर्तन देखें तो वो मिश्र धातु होते हैं, मतलब पीतल जैसे है, या तांबे का बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। अब अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब देखिए देखिए जैसे अगर मैं सोना और चांदी और प्लेटिनम की बात करूं, हम इन धातुओं के आभूषण बनाते हैं, ठीक है। हम इन धातुओं के आभूषण बनाते हैं और हम पहने रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि उस धातु का ना जल के साथ कोई अभिक्रिया होती है ना वायु के साथ कोई अभिक्रिया होती है। उसका मतलब वो कम क्रियाशील है, तभी तो हम उनका आभूषण बना के पहन रहे हैं। अगर वो क्रियाशील होते, यदि मान लीजिए उसकी जगह हम नकली जो धातु बोलते हैं ना, नकली ज्वेलरी, यानी कि जो सोने चांदी या प्लेटिनम की नहीं बनी हुई है ना, यानी तांबे की बनी हुई है या लोहे की बनी हुई है, यदि आप उसको पहन के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बड़ी जल्दी हमारी त्वचा के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। इसका मतलब कि तांबा जो है वो थोड़ा सक्रिय है, ठीक है, और लोहा जो है वो भी थोड़ा सक्रिय है क्योंकि वो बड़ी जल्दी ही किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, बड़ी जल्दी ही जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है या वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। लेकिन वहीं चांदी जो है या तांबा चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये जो है ये पानी के साथ और वायु के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते। तो दो चीजें हमको एक समझ में आई कि कुछ तत्व जो है वो बहुत क्रियाशील है और कुछ जो है वो कम क्रियाशील है, और उनकी क्रियाशीलता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इन धातुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सक्रियता की, ठीक है। अब सक्रियता के आधार पर हम अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की धातु का उपयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, ये बार बार है ना सक्रियता शब्द आ रहा है, तो चलिए हम सक्रियता को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप करके इस सक्रियता को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है जिसको हमने पढ़ा था।
हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो किसी दूसरे धातु को उसके लवणीय विलयन में से या उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। ये हमने पढ़ा था बच्चों, यदि याद ना हो तो एक बार 9th क्लास का थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ये सारा का सारा क्रियाकलाप जो है ना वो विस्थापन अभिक्रिया पर ही आधारित है। और हमारा सक्रियता जो है ना, सक्रियता जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर हम आएंगे भी, ये सारी चीजें जो है ना वो विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। अब इसको, इस एक्टिविटी को अभी करके ना आप सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 6 परखनली लेते हैं, ABCDEF, हमने 6 परखनली ले ली, ठीक है। और इस परखनली में हमने क्या क्या लिया, देखिए सबसे पहले हमने लिया, पहले वाले ए में लिया हमने लोहे की पील या कील, ठीक है, आयरन की पिन या कील लिया है। दूसरे में लिया दानेदार जिंक, तीसरे में लिया कॉपर की छीलन, है ना, तांबे की छीलन ली हमने यहाँ पे, ठीक है। चौथे में लिया यानी कि डी परखनली में लिया मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, ठीक है। ई परखनली में हमने लिया दानेदार जिंक और एफ में भी हमने दानेदार जिंक लिया है, ठीक है। इसमें लिया मैंने आयरन, बी में लिया जिंक, सी में लिया कॉपर, डी में लिया मैग्नीशियम, ई और एफ में लिया जिंक, ठीक है। अब क्या किया, ए परखनली में एक मतलब लवण का विलयन बनाया, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन हमने इसमें डाल दिया 5-5 ml, सभी में 5-5 ml हमने कुछ विलयन, कुछ यौगिकों के विलयन बनाए और सबको डाल दिया। हाँ, तो कॉपर सल्फेट का 5 ml विलयन ए में डाला, बी में भी कॉपर सल्फेट का 5 ml विलयन डाला, सी में जिंक सल्फेट का विलयन डाला, डी में जिंक सल्फेट का विलयन डाला और ई में फेरस सल्फेट और एफ में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद जब हम यहाँ पर इन परखनलियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ये लोहे की जो पिन है ना, ये जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसमें से नीला रंग जो है ना, अब ये धातु की कील के ऊपर यानी कि लोहे की कील के ऊपर जो है वो ये नीला रंग आकर के जम गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, और सारी चीजें जो है यहाँ पर अवलोकन करने से पता चली। लेकिन अब हम देखते हैं 1 by 1 यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए परखनली ए में विलयन कहाँ का है, कॉपर सल्फेट का है, बी में भी कॉपर सल्फेट का। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि कोई धातु जो है ना, कोई एक तत्व या कोई धातु जो है किसी दूसरे तत्व या धातु के लवणीय विलयन में से उसको विस्थापित कर दे रही है। अब धातु यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आयरन है, यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर भी जिंक है। विलयन क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ए परखनली में क्या हो रहा है, लोहा जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दे रहे हैं और उसकी जगह वो खुद आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दानेदार जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि जिंक जो है ना, जिंक, ये ए की बात थी, ए परखनली, ये बी परखनली, ठीक है। यहाँ पर जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। डी में देखें तो मैग्नीशियम जो है ना, अगर मैं डी की बात करती हूँ यहाँ पे, चलिए मैं अवलोकन यहाँ लिख रही हूँ डी का। डी में क्या है, मैग्नीशियम ने क्या किया, जिंक में से, जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर दिया, ठीक है, और उसकी जगह खुद आ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है। ई की बात करते हैं, यदि ई परखनली की देखें हम बात, तो यहाँ पे धातु क्या है, जिंक है, यहाँ पे जिंक है, जिंक ने क्या किया, फेरस सल्फेट के विलयन में से फेरस को यानी कि आयरन को विस्थापित कर दिया, ठीक है। लेकिन इस परखनली में, इसमें और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या, लोहे ने इस विलयन में से इसको धक्का देकर हटा दिया, उसकी जगह खुद ले लिया। जिंक ने
कॉपर सल्फेट में से कॉपर को धक्का दे करके यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। सी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिंक, ये डी में क्या हुआ, मैग्नीशियम ने जिंक सल्फेट में से जिंक को धक्का देके हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। यानी धक्का देके हटाना मतलब क्या हुआ, विस्थापन, उसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। यहाँ पर भी जिंक ने क्या किया, आयरन को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ पर भी जिंक है, देखो यहाँ पे इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और सी में कॉपर है, इसने जिंक को विस्थापित नहीं किया। ऐसी क्या वजह है? देखिए, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा ना वो कमजोर पे हमला करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि लोहा जो है ना, आयरन जो है ना, वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, ठीक है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होगी वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु के लवणीय विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देगी। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा सक्रिय है। यहाँ पर दानेदार जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा सक्रिय है, या जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा सक्रिय है। लेकिन यही जिंक जो है वो सोडियम से ज्यादा सक्रिय नहीं है। यहाँ पे सक्रिय कौन है, सोडियम है, और ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये ज्यादा सक्रिय है। इस वजह से जिंक जो है इसको इसके विलयन में से विस्थापित नहीं कर पाया। यहाँ पर भी देखिए, कॉपर जो है यहाँ पे जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाए क्योंकि जिंक ज्यादा सक्रिय है। यहाँ पे जिंक जो है वो सक्रिय है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सोडियम जो है वो ज्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी, इससे हमको समझ में आ गया कि जो धातुएं सक्रिय होती हैं वो अपने से कम सक्रिय धातुओं के लवणीय विलयन में से उसे विस्थापित कर देती है। यानी कि उसकी सक्रियता जो है वो, उसके कारण ये विस्थापन की अभिक्रिया होती है। और फिर क्या किया गया, इन धातुओं की इस सक्रियता को देखते हुए एक सक्रियता श्रेणी बनाई। की सक्रियता श्रेणी पर हम विचार करते हैं बच्चों। जो विस्थापन अभिक्रिया हमने देखी ना, उसके आधार पर क्या किया गया, तत्वों की या धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाई गई। कैसे बनाई गई, देखिए पहले तो बात करें हम सक्रिय धातु किसे कहेंगे। वे धातु जो किसी दूसरे धातु के लवणीय विलयन में से उसको विस्थापित कर देते हैं, सक्रिय धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर क्या किया गया, सबकी सक्रियता का अध्ययन किया गया और एक सीरीज बनाई गई, और इस सीरीज के अंतर्गत इन 17 तत्वों को या धातुओं को रखा गया। और इस सीरीज को देखते हुए हमको क्या क्या पता चलता है, हम ये भी देख लेते हैं बच्चों। ये जो सीरीज बनाई गई है या जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये तत्वों की घटती क्रियाशीलता को बताता है। घटती क्रियाशीलता मतलब सबसे ऊपर में यहाँ पे जो तत्व है वो सबसे सर्वाधिक सक्रिय, उसके बाद धीरे धीरे इनकी सक्रियता जो है वो कम होती जा रही है, और यहाँ पर आकर के सबसे कम सक्रिय धातु जो है वो है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सर्वाधिक सक्रिय धातु में सबसे पहले है आपका लिथियम। सर्वाधिक सक्रिय धातु है, ठीक है, लिथियम है। उसके बाद अगर हम देखिए तो यहाँ पे तत्वों की क्रियाशीलता जो है वो घट रही है, सक्रियता जो है वो घट रही है। इसका मतलब लिथियम ज्यादा सक्रिय है, पोटेशियम उससे कम सक्रिय है, सोडियम उससे भी कम सक्रिय है, कैल्शियम जो है वो इनसे कम सक्रिय है, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, क्रमशः देखिए इनकी क्रियाशीलता घटते जा रही है। फिर या पारा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, देखिए क्रियाशीलता जो है वो लगातार घटी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु हो गई लिथियम। बच्चों परीक्षा में आता है, याद रखिएगा, लिथियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील या सबसे सक्रिय धातु है। तो सबसे कम सक्रिय धातु या कम क्रियाशील धातु कौन सी है, प्लेटिनम। सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो है आपका प्लेटिनम, ठीक है। अब देखिए ये धातुएं जो है वो कम सक्रिय हैं, जैसे सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड, सोना, प्लेटिनम, ये कम सक्रिय धातु है। अब इनकी सक्रियता कम होती है ना, इसलिए इनका यूज जो है हम ज्वेलरी या आभूषण बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए ये जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है, ठीक है। अब देखिए
क्या होगा कि जिंक जो है वो क्या कर सकता है, अपने से कम सक्रिय विलयन के धातु में से मतलब अपने से कम सक्रिय धातु के विलयन में से उसे विस्थापित कर सकता है। जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, ठीक है, इस सीरीज की बात करूं तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से, कॉपर, ये जो कॉपर है ना, इसका यदि लवणीय विलयन हो तो उसमें से वो जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन यही जिंक क्या सोडियम क्लोराइड के विलयन में से सोडियम को विस्थापित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक कम सक्रिय है, सोडियम ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, मतलब इस सीरीज में जो ऊपर वाली धातु है अपने नीचे वाली धातु के लवणीय विलयन में से उसे विस्थापित कर देती है। तो ये सक्रियता श्रेणी जो है वो हमारी इन धातुओं की क्रियाशीलता को समझने में और इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में काफी मदद करती है। अगर हम बात करते हैं कि ये जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसी जो धातुएं हैं ना बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, ठीक है, और इनकी खोज जो है ना वो बहुत ज्यादा पहले नहीं हुई, मात्र 200 वर्ष पूर्व ही इन तत्वों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सका है। ठीक है, जो सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं ना उनको स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम। वो इसलिए मुश्किल काम क्योंकि ये पृथ्वी की परपटी पर अन्य तत्वों के साथ संयोग करके ये बड़ी आसानी से कोई ना कोई यौगिक बना लेते हैं, ये स्वतंत्र रहते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको स्वतंत्र अवस्था में या शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए इनकी खोज में ज्यादा समय लगा और ये समय था मात्र 200 वर्ष पूर्व ही इन सक्रिय धातुओं की ज्यादा से ज्यादा खोज हुई है। ठीक है, अब बात करें कम सक्रिय धातु, देखिए ये और जैसे लोहा है, तांबा है, ये सारी जो चीजें हैं और ये सब है ना, इनके उपयोग तो मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से करता आया है। इसका मतलब मनुष्य इनके बारे में जानता था और इनका उपयोग करता था, लेकिन इनके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। इनकी अधिक सक्रियता के कारण इनको खोजने में काफी देर हुआ। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अभी तक हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी ना, और सक्रियता श्रेणी से हमको ये समझ में आया था कि ये जो सक्रियता श्रेणी है ना ये धातुओं के रासायनिक गुणों को समझने में हमारी मदद करती है। ठीक है ना, तो चलिए उसी आधार पर हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे धातुओं का दहन। धातुओं का दहन या इसे हम बोलते हैं वायु के साथ धातुओं की क्रिया, है, या फिर वायु मीन्स ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इनकी क्या क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय धातुओं के बारे में, जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं। इसके अंतर्गत आते हैं पोटेशियम, नहीं सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। ठीक है, और ये बड़ी तेजी के साथ हवा के या वायु के साथ क्रिया करती हैं। ठीक है ना, और उनके ऑक्साइड बना लेती हैं। क्या कहा मैंने कि जो अत्यंत सक्रिय धातुएं होती हैं वो वायु में खुला छोड़ देने पर बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसकी संगत ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम जो है वायु में खुला छोड़े जाने पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसे हम संतुलित करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये बना आपका सोडियम ऑक्साइड। वैसे ही पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो भी वायु में खुला छोड़ देने पर पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से लिथियम जो है वो भी वायु में खुला जोड़ने पर लिथियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है ना। ये समीकरण इस तरह से संचित हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जो सक्रिय धातुएं हैं बड़ी तेजी के साथ क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और संगत ऑक्साइड बना लेती हैं, और इसी वजह से इन्हें वायु में खुला नहीं छोड़ा
जाता, क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ ऑक्सीजन से संपर्क करती हैं और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः इन्हें रखने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये सीधे सीधे वायु के संपर्क में ना आए। ठीक है ना। ये जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं ना, ये जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये ऑक्साइड्स जो हैं वो जल के साथ क्रिया करके संगत क्षार बनाते हैं। ठीक है। होती हैं जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो वायु में खुला रहने पर धीमी धीमी गति से वायु के साथ क्रिया करती है और संगत ऑक्साइड बनाती है, लेकिन गर्म किए जाने पर ये सफेद ज्वाला और धुएं के साथ जलती है और इसके इसी गुण के कारण ही इसका उपयोग जो है वो आतिशबाजी के लिए किया जाता है। बच्चों, आतिशबाजी का दिवाली का समय आ रहा है, तो आतिशबाजी के समय जो व्हाइट कलर का जो ज्वाला और जो धुआं निकलता है ना, वो मैग्नीशियम के कारण होता है और ये धुआं जो है वो आंखों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे आंखों में जलन होती है। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं मैग्नीशियम जो है वो वायु के साथ क्रिया करके या वायु में जब इसका दहन होता है तो ये संगत ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसके साथ। ठीक है। अन्य धातु जैसे जिंक, लेड और एल्यूमिनियम, ये इनका वायु के साथ ये क्या अभिक्रिया करती हैं और क्या बनता है। तो जिंक, लेड और एल्यूमिनियम जो है ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड जो बनते हैं ना, वो धातु के ऊपर एक पतली सी परत बना लेते हैं जो कि धातु को और अधिक ऑक्सीकृत होने से रोक देता है। अर्थात जो ऑक्साइड की जो परत बनती है ना, वो धातु की सुरक्षात्मक परत होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जेड, जिंक वायु के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। वैसे ही लेड जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या वायु के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है। और ये जो ऑक्साइड की जो परत है ना, वो धातु की सुरक्षा करती है। ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो भी वायु के साथ अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और ये सारे ऑक्साइड जो हैं ये धातु के ऊपर परत बनाते हैं और आगे इस धातु को ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं। अब देखिए, अधिकतर जो धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। लेकिन हम जिंक की बात करें और एल्युमिनियम की बात करें, है ना, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका जलीय विलयन जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी मतलब क्या कि ये अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं और इनके साथ क्रिया करके ये संगत लवण बनाते हैं। ठीक है। उभयधर्मी का मतलब ये कि ये ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो चलिए हम रिएक्शंस देख लेते हैं उनके। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये बना लवण और साथ में बनता है पानी। ठीक है। इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप लोग को पता है कि लवण बनता कब है, जब अम्ल जो है वो, जो क्षार जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो वो अम्ल के साथ क्रिया करके भी लवण और पानी बनाता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। ठीक है। तो हम क्षार के साथ भी क्रिया करा के देख लेते हैं। चलिए इसको NaOH, सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके बनाता है लवण, NaAlO2। इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और साथ में बनता है पानी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सक्रिय धातुएं वायु के साथ क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाती है। कम सक्रिय धातुएं भी क्या करती हैं, वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। और अधिकतर ऑक्साइड्स जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी की प्रकृति के होते हैं। आधार अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके ये दोनों के साथ क्रिया करते हैं और दोनों के साथ संगत लवण बनाते हैं। जैसे ये बना आपका एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे बना सोडियम एल्यूमिनेट। क्षार के साथ अभिक्रिया करके इन्होंने बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। अब हम देखते हैं कुछ और धातु, जैसे कॉपर। कॉपर क्या करता है? कॉपर जो है वो भी बहुत ज्यादा वायु के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर जो है वो काले रंग की एक ऑक्साइड की हल्की सी परत चढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा चांदी और सोना, ठीक है, ये दोनों जो है वायु के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। ये सबसे कम सक्रिय धातु हैं और वायु के साथ इनकी कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो ये था बच्चों धातुओं का दहन या इनकी वायु के साथ अभिक्रिया या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या जब ये वायु में चलते हैं तो क्या बनता है। अगला रासायनिक गुण देखते हैं हम धातुओं का, वो है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय धातुओं की। जो सक्रिय धातु है, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं। अर्थात ये जो है ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात ये जल के साथ क्रिया करके अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और क्या क्या बनता है, चलिए हम देखते हैं कि सोडियम जो है ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि सोडियम जो है, सोडियम धातु डायरेक्टली यदि जल के संपर्क में आती है तो विस्फोट के साथ ये जलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम के साथ है, पोटेशियम भी जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है साथ में। उसी तरह से लिथियम भी जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है। ठीक है, अब हम अगली धातु के बारे में बात करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातु या कम क्रियाशील धातु। ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ना वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती, जबकि ये धातुएं जो है ना वो ठंडे जल के साथ ही बड़ी तेजी से क्रिया करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये गर्म जल या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका समीकरण देख लेते हैं या रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है
और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन कौन सा जल है यहाँ पे, गर्म जल या जल वाष्प। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, कम क्रियाशील धातु की, है ना। इसके बाद हम कुछ और अन्य धातुओं के बारे में बात करते हैं। ये धातुएं हैं एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि या आयरन। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटा रही हूँ। कुछ अन्य धातुएं जो कम सक्रिय हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। ये ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया नहीं करती, ये क्रिया करती हैं तो गर्म भाप या जल वाष्प के साथ। ठीक है, ये केवल जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं और संगत ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, और उसी तरीके से आयरन जो है यानी कि लोहा जो है वो भी क्या करता है, पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करके बनाता है Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये था जल धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। सामान्य तापक्रम पर कॉपर धातु, कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है, ये सामान्य ताप पर भी पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कोई क्रिया नहीं होती है पानी के साथ इनकी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अधिक सक्रिय धातुएं जल के साथ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देती हैं। कम सक्रिय धातु जो है या कम क्रियाशील धातु जो है वो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती, ये केवल क्रिया करती हैं गर्म जल से या जल वाष्प से, और क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जैसी धातुएं जो हैं वो केवल जल वाष्प या गर्म भाप से ही अभिक्रिया करती हैं, संगत ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा लास्टली ये जो धातुएं हैं कौन सी वाली, कॉपर, सिल्वर, सोना मतलब चांदी, सोना आदि जो धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर भी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। हम अगला गुण पढ़ेंगे वो है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम जो है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके MgCl2 बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा जिंक जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ये संगत लवण बन गया। ठीक है, उसी तरीके से आयरन जो है, आयरन या लोहा जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके FeCl3 और बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, सांद्र के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाती है। कॉपर जो है वो बनाती है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और बनता है NO2 और साथ में बनता है पानी। ठीक है ना, ये था कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम कुछ और धातुओं के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे है आपका सोना है, चांदी है आदि। प्लेटिनम जो कम सक्रिय धातु है,
कम सक्रिय क्या सबसे जो सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे जो तत्व आता है, धातु आती है, वो है प्लेटिनम। इसके पहले आता है सोना, चांदी आदि। ये धातुएं जो है ना, ये केवल अम्लराज के साथ अभिक्रिया करती है। अम्लराज, ये अम्लराज क्या होता है, इसका इंग्लिश में नाम है एक्वारेजिया। ठीक है, अम्लराज तो है जो है ना, वो दो सांद्र अम्लों का मिश्रण होता है। इन सांद्र अम्लों का अनुपात होता है 3:1। 3 भाग होता है इसमें, सांद्र HCl और 1 भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों का ये अनुपात कहलाता है अम्लराज। और ये जो कम सक्रिय या सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं जो है ना, वो केवल अम्लराज के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। तो इस वीडियो में या आज के वीडियो में हमने केवल पढ़ा, अभी तक हम धातु कर्म पे नहीं पहुंचे, हमने केवल धातुओं के बारे में पढ़ा, धातुओं की पृथ्वी पर उपलब्धता के बारे में पढ़ा, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, इसके अलावा इनके रासायनिक गुणों पर चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे धातु कर्म के बारे में और धातुओं के अयस्क और क्या बोलना चाहिए, उनके खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।